कि डुमरियागंज की जनता आपको वोट किस बुनियाद पे दे, कौन से मुद्दे ये मुद्दा मैं बता रहा हूँ ना आपको। वो तो वो आपके वाले साहब कर दी जो करना था। अब आप मैदान में आए हैं तो आपका प्लान क्या है? ज्यादा जख्मी हो जाता है तो वो बस्ती जाने पे मजबूर हो जाता है। आप जिस पार्टी को इंतखाब किए हैं वो आपका फैसला था कि आपके वाले साहब? 10 तारीख का इंतजार करिए और 10 तारीख को ये बता देगा कि कौन कौन किसके साथ है और कौन कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहिउद्दीन आज़ाद और आज डुमरियागंज की राजनीतिक जो पूर्वांचल की सबसे ख़ास सीट डुमरियागंज की मानी जाती है। इसमें कई लोग सियासी मैदान में हैं, सियासी कयास आराइयाँ जारी हैं और बहुत सारे लोग प्रत्याशी के तौर पर देखे जाते हैं। उन्हीं में से एक प्रत्याशी AIMIM के एक प्रत्याशी इरफान साहब हैं, जो कि डुमरियागंज विधानसभा से साबिक MLA कमाल साहब के साहबजादे इरफान मलिक साहब हैं। आज मैं डुमरियागंज की सियासत के सिलसिले में गुफ्तगू करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि ये किस चीज़ को लेकर डुमरियागंज की सियासत के मैदान पे हैं। सबसे पहले इरफान साहब, NIN में आपका इस्तकबाल और स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक इस प्लेटफॉर्म पे हमें अपनी बात को कहने का मौका दिया, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। सबसे पहला सवाल तो यही कि डुमरियागंज की जनता आपको वोट किस बुनियाद पे दे? देखिए, डुमरियागंज की जनता की सेवा मेरे वालिद मोहतरम उन्होंने 50 साल तक किया है और आज तक कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता है कि कमाल यूसुफ मलिक या उनके परिवार के लोगों ने हमको लूट लिया। नहीं, वो तो ठीक है। कौन से मुद्दे हैं जिस पर कि डुमरियागंज की जनता आपको इंतखाब करे, चुने? कौन से मुद्दे हैं? ये मुद्दा मैं बता रहा हूँ ना आपको। ये मुद्दा मेरी ये तो एक जनता जो है, आवाम जो पब्लिक है, किस बुनियाद पर कि अगर हम इस तरीके से डुमरियागंज में आए तो हम ये काम करके दिखाएंगे, या किस कौन सा आपका सपना है? मैं उसके बारे में देखिए, मैं उसी पे आ रहा था कि मेरे वालिद मोहतरम का छोड़ा हुआ काम आज तक डुमरियागंज का कोई भी आप विकास काम ले लीजिए, कोई सड़क चाहे सिंगार जोश से लेकर के शाहपुर तक की सड़क ले लीजिए, चाहे भरड़िया से बरनी चापा की सड़क ले लीजिए, चाहे मोतीगंज की सड़क ले लीजिए, मतलब कोई भी जो विकास का काम हुआ है, आप चाहे पावर स्टेशन, चाहे वो रिवा का पावर स्टेशन ले लीजिए, भवानीगंज का पावर स्टेशन ले लीजिए, चाहे आप वो तरहर का पावर स्टेशन ले लीजिए, चाहे आप नहीं, आप तो वो जो किए हैं उसको छोड़ दीजिए। आप क्या करने वाले उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। वो तो वो आपके वाले साहब कर दी जो करना था। अब आप मैदान में आए हैं तो आपका प्लान क्या है? देखिए, मैं अपने वालिद के जो अधूरे सपने हैं, मैं उनको पूरा करने का मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य जो है वो डुमरियागंज की स्वास्थ्य व्यवस्था है। क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, तो फौरी तौर पे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो है वो डुमरियागंज में नहीं हो सकता है। आपने स्वास्थ्य का मसला किया और आपके वालिद साहब तकरीबन 20 साल या 15 साल तक MLA रह चुके हैं। अगर बीमा की बात किया जाए, अस्पताल वो है, वहाँ पे डॉक्टर आता है, 1 साल सर्विस करता है, दूसरे साल उसका एक अस्पताल तैयार हो जाता है। अगर देख लिया जाए किसी के सर में अगर ज्यादा जख्मी हो जाता है तो वो बस्ती जाने पे मजबूर हो जाता है। डुमरियागंज की बेवा की जो स्वास्थ्य हालत है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मेरे वालिद ने डुमरियागंज का चाहे बेवा CHC हो, चाहे तरहर का हो, जब वो MLA हुए हैं, 80 में MLA हुए हैं, कांग्रेस की सरकार रही, 85 में MLA हुए हैं, कांग्रेस की सरकार हुई, 2002 में जब MLA हुए तो 1.5 साल तक मायावती जी की सरकार रही, 1.5 साल के बाद फिर मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी। उस सरकार के पीरियड में जितना हमने विकास का काम किया, उसके बाद 2012 में जब हम आए तो हम पीस पार्टी से विधायक हुए और सरकार दूसरे की रही, लेकिन हमने समर्थन दिया और समर्थन देने के बाद जो है बहुत सारे तमाम पावर स्टेशन डुमरियागंज के जो है वो खोले गए। आज तक डुमरियागंज में दुग्ध उत्पादन केंद्र का खुलवाया गया। मेरी प्राथमिकता होगी कि मेरे वालिद के जो अधूरे काम हैं, जो उनके जो डुमरियागंज में काम करने का जो उनका सपना था, तो मेरी पहली प्रार्थना होगी कि उनके सपनों को पूरा करना। अभी आपने कहा कि हमारे वालिद साहब सारी हुकूमतों में रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि सारी हुकूमतें जो हैं वो आपके वालिद साहब या आपके बताने के मुताबिक काम कर रही हुए, या हम काम सही से नहीं कर पाए जो डुमरियागंज की जनता इतनी सारी परेशानियों से? नहीं, मैंने काम किया।
ना सिरसिया पावर स्टेशन किसकी देन है? कौन इतना बड़ा पावर स्टेशन लाकर खोल दिया? आप रिंगवा का पावर स्टेशन किसकी देना है? बिजली लाना विकास का काम नहीं है। सड़कों का जाल जितना मैंने बिछा दिया, बता दे कोई कि एक 10 किलोमीटर किसी ने सड़क बनाया हो। मेरे वालिद के बाद कोई विधायक आकर खड़ा होकर के कह दे, जो भी लोग हैं, कि फलां जगह से फलां जगह 10 किलोमीटर सड़क का निर्माण मैंने करवाया है, मैंने नाली का निर्माण करवाया है। आए कोई बहुत सारे लोगों को, जितने प्रत्याशी हैं कम से कम उसमें 4 लोग ऐसे हैं जो विधायक रहे हैं या तो उनके परिवार का कोई विधायक रहा है। आए वो बैठे और डिबेट कर ले हमसे एक मुद्दे को, डुमरियागंज को लेकर के। हम मेरे वालिद रहे डुमरियागंज में, कभी डुमरियागंज में गुंडाई नहीं होने दिया, कभी डुमरियागंज में पुलिस जुर्म नहीं होने दिया, कभी मेरे वालिद ने किसी का घर नहीं गिरवाया, कभी हमारे वालिद ने कभी किसी से अत्याचार नहीं किया। चलिए अब छोड़ दीजिए, इधर चलते हैं। आज जिस पार्टी को इंतखाब किए हैं, वो आपका फैसला था कि आपके वालिद साहब का? हमारे दोस्तों का फैसला था, हमारे लोगों का। हमने पहले मीटिंग किया, वर्कर मीटिंग किया, और आप जानते होंगे अगर आप उस इलाके के हैं कि मैंने वर्कर मीटिंग किया। हमारे साथ दिनेश पांडे थे, पप्पू कुंगाई के पप्पू दुबे जी थे, हमारे साथ हरि पेशकार दुबे थे, और तमाम ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण थे, जो और कर्म हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे बैकवर्ड कार्यकर्ता है, हमारे और लोग, सिर्फ मुस्लिम कार्यकर्ताओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और मैंने ये साबित किया था 2012 में पीस पार्टी से चुनाव लड़ करके, डुमरियागंज में झंडा मैंने गाड़ा था। आज भी मैं डुमरियागंज में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई जवाब दे सकता है और उसको कोई हरा सकता है, तो मैं ही हरा सकता हूँ, बाकी किसी में हैसियत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। अभी 2012 का आपने चर्चा किया कि 2012 में पीस पार्टी से जीता, लेकिन वहीं पे लोगों का ये भी इल्जाम है कि 2012 में जीतने के बाद पीस पार्टी के डुमरियागंज में क्या हाल हुआ। तो क्या समझा जाए कि आप अभी फिलहाल आप तो शिवपाली थे, शिवपाल साहब के पास थे, उससे पहले आपके वालिद साहब समाजवादी पार्टी से थे, तो क्या अब मुस्तकबिल में, भविष्य में क्या उस पार्टी जाना है आपको या इसी पार्टी में बने रहना है? देखिए ऐसा है, सिर्फ मुस्लिम वोट से कोई डुमरियागंज में विधायक नहीं हो सकता। अगर मुस्लिम वोटों से विधायक होना होता तो पिछले बार कमाल यूसुफ मलिक और सैयदा एक साथ एक मंच पे आ गई थी, उससे बड़ी ताकत डुमरियागंज में कोई नहीं हो सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने में नाकामयाब रही, क्योंकि जो अदर लोग हैं वो पता नहीं क्यों भिखरिया के लोगों को नहीं पसंद करते हैं, और जिसकी वजह आप भी जानते हैं, कहीं गज्जन दादा है तो कहीं कट्टी दादा है तो कहीं कल्लू दादा है। अभी वीडियो भी वायरल हो रहा था आज ही से कि हम लटका करके मारेंगे, आज ही से ये सारी चीज शुरू हो गई। चलिए छोड़िए, एक चीज और, आप लोग जब टिकट में समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो एक फोटो जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, उसमें डुमरियागंज के 3 या शायद 4 लोग टिकट के रेस में थे। टिकट ना मिलने पर आप लोगों ने एक यकजहती दिखाई थी, इत्तेहाद दिखाया था कि हम लोग साथ साथ हैं। तो क्या वो लोग साथ साथ हैं या वो जो हाथ जोड़ा था आप लोगों ने इत्तेहाद, वो टूट गया? ये तो वक्त बताएगा। 10 तारीख का इंतजार करिए और 10 तारीख को ये बता देगा कि कौन कौन किसके साथ है और कौन कहाँ है। ये तो 10 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा ना। लेकिन अंत में अखिलेश ने विश्वासघात किया, माननीय शिवपाल जी के साथ विश्वासघात किया और हम तमाम लोगों के साथ विश्वासघात किया। तो हमने ये मैसेज दिया था कि अखिलेश जी, हम लोग एक हैं, आप किसी को दीजिए, इरफान मलिक को दे दीजिए, चिंकू यादव को दे दीजिए, फरहान को दे दीजिए, और किसी को दे दीजिए, लेकिन उसको दीजिए जो बुनियादी रूप से समाजवादी पार्टी का है, जो समाजवादी विचारधारा रखता हो। ऐसे लोगों को ना दीजिए जो समाजवादी विचारधारा न रखते हो और जिनका समाजवादी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। अगर शिवपाल यादव जी आपको इस इलेक्शन के बाद अपनी तरफ बुलाना चाहें तो क्या आप एग्री होंगे जाने के लिए? अगर हमारे सदर जनाब ओवैसी साहब कहेंगे तो बिल्कुल मैं एग्री रहूंगा, और अगर उनका हुक्म नहीं होगा तो कतई नहीं जाऊंगा। मतलब मुस्तकबिल में आपको न समाजवादी बनना है और न शिवपाली बनना है? बिल्कुल नहीं बनना है, बहुत बन लिया, अब नहीं बनना है, बिल्कुल नहीं बनना है। आपका ऐसा कौन सा सपना है कि जिसको आप सोचते हैं कि डुमरियागंज में नहीं हुआ और मैं आऊंगा तो इरफान मलिक ही कर सकता हूँ? मैंने बताया ना कि मेरा सबसे बड़ा सपना जो है स्वास्थ्य, क्योंकि आप जानते होंगे इलाके दायर में अगर आप हैं तो आप उस इलाके दायर में लोगों को सुनते होंगे कि अगर कोई बीमार हुआ, वो न जात न धर्म न दल न सारे चीज से आगे हट करके अगर कोई बीमार हुआ डुमरियागंज में और उसको लखनऊ जाना है तो किसी भी दल का हो, वो चाहे जो हो, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, वो सबसे पहला फोन अगर किसी को करता है तो इरफान मलिक को करते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि डुमरियागंज में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कम से प्राथमिक उपचार तो आपको लगता है कि डुमरियागंज में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सही हैं? बिल्कुल नहीं सही है, सही करना है।
सही करना है। प्राथमिकता होगी वहाँ पे कम से कम एक सिटी स्कैन लग जाए। अगर किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है और वो बस्ती जाता है या गोरखपुर जाता है तो उसकी ब्लीडिंग जब तक टाना में क्लियर नहीं होती है तब तक उसको दवा नहीं दिया जा सकता। कम से कम एक सिटी स्कैन मशीन लग जाए, मिनिमम मेरी कोशिश होगी एक MRI की मशीन लग जाए, तमाम खून की जांच की एक व्यवस्था हो जाए। ये मैं चाहूंगा ओवैसी साहब, और हम लोग अगर सरकार में आए या सरकार का हिस्सा बने गठबंधन का, तो मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं सरकार से खींच करके ला करके इसको कराऊं। अभी आपने कहा कि इस पार्टी में हमारे वालिद साहब थे, वालिद साहब आप जीते, फिर बोले उसको छोड़ने की, उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इशारतन आपने कह दिया कि मुस्लिम वोट की बुनियाद पे कोई नहीं हो सकता है। अगर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी साहब 20% 18% ही लेकर रगड़ते हैं अक्सर। अब इस पे आपको नहीं, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब का नारा आप देख लिए, जय भीम जय मीम, वो तो शुरू से चलता चला। जय भीम करते नहीं, तो जय भीम आजाद करते हैं ना। साहब, चंद्रशेखर आजाद कहाँ जाएंगे, मायावती जी कहाँ जाएंगी? नहीं करते हैं ना। और जब उन लोगों का ये बात होती है, जब वो लोग कोई भी सोशल मीडिया के जितने भी लोग होते हैं, वो अगर वो कहते हैं तो यही कहते हैं कि इतना परसेंट ये बन गया, इतना परसेंट ये बन गया, फिर वहीं जाके 18 इतना परसेंट हो गया, कुछ नहीं किया जी। तो क्यों? आज का मतलब तो वो भी वो एक चाल खेल रहे हैं। नहीं, हम तो देखिए ऐसा है कि हमारा नारा और ओवैसी साहब का सबसे बड़ा मुद्दा जो है, हम संविधान को जो है मानते हैं और संविधान में जो अधिकार है वो सबको बराबर अधिकार है। आपके हिसाब से ये है कि और दूसरी पार्टियां जो वो संविधान को नहीं मानती है? बिल्कुल संविधान की धज्जियां उड़ाती हैं। मानती है कि नहीं? संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। धज्जियां हर कोई उड़ा रहा है। नहीं, धज्जियां उड़ाती कोई हैं। ज्यादा उड़ाता कोई कम। नहीं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। हाँ, कोई ज्यादा उड़ाता कोई कम उड़ाता। आप ये कह रहे हैं कि हम अगर आएंगे तो संविधान को पक्का परफेक्ट करके बिल्कुल, ये हिंदुस्तान का जो संविधान है उस संविधान के हिसाब से ही काम किया जाएगा। डुमरियागंज के आवाम को पैगाम क्या देना चाहिए कि आखिरी हमारा ये पैगाम इस बुनियाद पे हम आपके बीच में जानना चाहिए? देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो लोग भी चुनावी मैदान में हैं, उसमें मैं भी एक चुनावी मैदान में हूं, और आप हमारे बारे में जानते हैं, हम हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। मेरा नाम या मेरा चेहरा कोई ऐसा नहीं है कि डुमरिया में मुझे कोई जानता ना हो या मेरे किरदार से लोग वाकिफ ना हो। आप डुमरियागंज की आवाम को ये मैं मैसेज देना चाहता हूं कि जो हमारे वालिद काजी जलील अब्बासी, माधव प्रसाद त्रिपाठी और ये तमाम लोगों का जो गंगा जमुनी तहजीब का जो विरासत था उसको टूटने ना दिया जाए। आज यहाँ का विधायक जो है वो मंच से खड़े होकर के जिस तरह भाषण देता है, मैं कहता हूं कि जिप्पी तिवारी जो हिंदुत्व और भारतीय जनता पार्टी के जनक रहे डुमरियागंज में, उन्होंने भी कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया जिस तरह से ये विधायक करता है। आप डुमरियागंज में शिक्षा के लेवल में कुछ बताया नहीं। डुमरियागंज में बताइए, मेरे परिवार ने सबसे पहले आजादी से जब आजादी से पहले पीपुल्स इंटर कॉलेज मेरे परिवार के लोगों ने और तमाम लोगों ने मिलकर के खोला। उसके बाद मौलाना आजाद इंटर कॉलेज, मौलाना आजाद डिग्री कॉलेज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कन्या इंटर कॉलेज, चौधरी चरण सिंह कन्या इंटर कॉलेज, शिक्षा के माहौल में बीएड कॉलेज, पीजी कॉलेज, उसमें जितना मेरे परिवार ने काम किया है शायद डुमरियागंज में कोई परिवार उतना काम किया हो। डुमरियागंज में अभी आप बहुत सारे कॉलेजेस का नाम लिए, और हम लोग जहाँ से पढ़े हैं या जहाँ से लोग हमारे परिवार के लोग पढ़े हुए हैं, 8 किलोमीटर तकरीबन 9 किलोमीटर साइकिल चला के डुमरियागंज जाके पढ़ाई की। यानी सुबह 8 बजे निकल जाओ, शाम को 4 बजे तक साइकिल चलाते चलाए 20 किलोमीटर हो जाता था। और यहाँ से धौली तक आप चले जाइए, तकरीबन मान लीजिए सगरा तक, कोई भी इस तरह कोई कॉलेज नहीं है जिसपे एक बच्चा 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने तरीके से वो अपना क्लास कर। बिल्कुल, अभी एक आजाद उसका खुला हुआ है, बढ़नी में अभी खुला हुआ है, पहले की बात मैं कर रहा हूँ। बढ़ने तो अब जहाँ पे देखिए कॉलेज बनाने उसके लिए जमीनों की जरूरत है। जहाँ मेरी पर्सनल जमीन है, ये हमने कहीं किसी से भीख में मांग करके मैंने नहीं खोला है, ये हमारी अपनी जमीनें थी, चाहे वो बायताल हो कादराबाद का, चाहे मौलाना आजाद इंटर कॉलेज हो, ये सारी हमारी अपनी जमीनें, मेरे पुरखों की जमीन है। आज भी आप खतौनी और उसका क्या नाम है खेवट हो, ये सारी चीज निकाल कर देख लीजिए, आज भी वो सारी जमीनें जो हैं हमारे दादा परदादा के नाम से आज भी चली आ रही। वो स्कूल को डोनेट किया गया है। तो हमें जहाँ अपनी व्यवस्था, मैंने सिरसिया में नदी उस पर स्कूल खोला, मैंने और जगह खोला। चलिए, इस बार मोतीगंज रिमुआ के इलाके में आप क्या करना चाहेंगे अगर जीत गए तो कॉलेज के सिलसिले में? मेरी कोशिश होगी, पूरी कोशिश होगी, और अगर जमीन उपलब्ध हो गई, क्योंकि सबसे बड़ा मामला होता है जमीन का। स्कूल कॉलेज खोलने के लिए 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन की जरूरत होती है। अगर उस इलाके के लोगों ने अगर मुझे जमीन उपलब्ध करवा दिया तो इंशाल्लाह मैं वहाँ एक इंटर कॉलेज खोलूंगा।
NIN से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बेबाकी को सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मेरा सलाम। ये थे इरफान मलिक साहब, जो डुमरियागंज जनता के लिए अपनी वोट, अपनी बातों को रखते हुए वो अपने आप को डिमांड और मुतालबा कर रहे थे कि इस बार अगर मुझे मौका मिल गया तो डुमरियागंज की विकास में वालिद साहब यानी कमाल साहब के छोड़े हुए कामों को आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में सबसे पहले प्राथमिकता हमारी रहेगी, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसका बाजीगर होता है और कौन सिकंदर बनता है। इसके लिए आप देखते रहिए डुमरियागंज की, खास तौर पे सियासत के तौर पर आप देखते रहिए NIN न्यूज़। मैं हूँ मोहिउद्दीन आज़ाद, नई आवाज़ नई परवाह।